Hello, hello, hello. My cute little babies, आ जाओ. My cute little potatoes. दीक्षित, unknown edits, ध्रुव, दीपिका. बाकी कहाँ है गाइस? ध्रुवी, उत्कर्ष, दिव्यांगना. तुम पहली बार आई हो क्लास में दिव्यांगना? दीक्षित, तनीषा. आज अरे मैम जिंदा लाशो. डिम्पल, आकांक्षा, कनक. कनक तुम भी पहली बार आई हो? नेत्रवती, रूपांशु. A very good morning guys, a very good morning. How are you all? Am I audible? Am I audible? Am I visible? Happy birthday ma'am. Thank you so much Dikshit. Thank you so much. It means a lot. Paresh, Aditya, a very good morning guys. Hello Karthik. अरे मैम सारे ही लेक्चर्स लिए हैं, लेकिन दिव्यांगना तुम लाइव नहीं आई होगी ना? तुम लाइव नहीं आई हो, बताओ. क्योंकि मैंने नोटिस पहली बार किया. ऐसा हो ही नहीं सकता. हर एक जिंदा लाश का मुझे पता है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मैंने नोटिस पहली बार किया. या तो आप लाइव में आके चैट वगैरह नहीं करते हो, राइट? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं बोलते, है ना? ऐसा है ना? बढ़िया, एकदम बढ़िया. तुम लोग बताओ क्या हाल चाल? ये पियेंगे रजे ब्लैक कॉफी? हाय, बड़ी कड़वी होती है यार, बड़ी कड़वी है. स्नेहा, साहिल, अननोन एडिट्स, 11 हैप्पी बर्थडे. मेक अ विश. ओ मेक अ विश. तुम सबका कोई ना कोई AIR आए. जो 2 ग्रुप दे रहे हैं और जो 1 ग्रुप दे रहे हैं, उनकी कम से कम 80 मार्क्स आए. यही विश है गाइस मेरी. तो मेरा आज मैम मस्त. अच्छा क्यों? अरे थैंक यू सो मच यार. थैंक यू सो मच नित्यानंद. रश्मि, गुड मॉर्निंग. पुकी कुकी, थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग. और क्या चल रहा है पढ़ाई में? भाई बड़ी बेकार होती है यार ये. चलो चलिए 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 चलिए. लेट अस स्टार्ट द क्लास. आइए. हम सबको पता है कल तुम लोग थे तो नहीं कहीं आसपास, चांदनी चौक और एनीवेयर इन बिटवीन. सब अपने अपने घरों में थे. यार कल मैं घर पहुंची लाइक अराउंड मुझे यहाँ से डॉक्टर के पास जाना था, तो मैं घर लेट पहुंची. आई गेस अराउंड 7:30 समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो मम्मा का कॉल आता है एंड शी इज लाइक कि वहां पर जो है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. आई थॉट, पता मैंने ना थोड़ा हल्के में लिया अपनी मम्मी को. मेरे को लगा कुछ हुआ होगा, इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट समझ लिया. अच्छा, उसके बाद उनके मैसेज आए कि ना बाहर मत निकलियो, बिल्कुल भी बाहर मत निकलियो. एंड भाई मैंने न्यूज देखी, 8 किल्ड. इट वॉज अ टेरर अटैक, राइट? वो जो एक प्रॉपर सीन क्रिएट किया हुआ था वो टेरर अटैक का था. और जो लोग आसपास थे, आप समझ रहे हो भाई, ऑल गॉन. दिस इज ट्रेजेडी. मैंने समझा, मैंने जहां तक पढ़ा तो बेसिकली केस क्या था. नियर रेड फोर्ट, I-20 was parked. A car I-20 was parked 3 hours before the attack, right? And around 6 or something like that, blast हुआ. और इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ कि उसने सारी जो कार्स थी अपने आसपास वो एकदम झटके पे ले ली. मतलब उस पे ले ली, उन कार्स में भी आग लग गई. एंड 8 लोग मर गए. वहां के जो आसपास रहने वाले थे उन्होंने बोला कि भाई हमने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा तेज आवाज नहीं सुनी. लोगों के बॉडी पार्ट्स देखे हमने, किसी का फेफड़ा, किसी का हाथ, एकदम. इट वॉज सो इनसेन. यार टाइम का अगर आप देखो तो टाइम का कुछ भरोसा नहीं है भाई. मतलब
एक टाइम पे लोग चांदनी चौक जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं शादी की, फुल एक्साइटमेंट है। उसी टाइम पे ऐसा हो गया कि लोगों बस अपनी जान की प्रे कर रहे हैं कि हम लोग जिंदा बच जाए, और आधे लोग तो अपनी जान गंवा चुके हैं। और जो लोग मतलब जिन लोगों ने वो देखा होगा उनके लिए वो समझो जिंदगी भर का ट्रॉमा होगा यार। जब हम बोलते हैं कि लाइफ इज सो अनसर्टेन, सो आप देखो भाई, मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, लाइफ इज सो अनसर्टेन। ठीक है, सो या सेफ रहो मेरे बच्चे, अपने घर वालों का ध्यान रखो, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, भगवान जी से प्रे करो कि सब सही रहे। बिकॉज मुझे लगता है आज के टाइम पे भगवान जी ही हैं जो हम लोग को बचा सकते हैं। ठीक है, सो यस, भगवान जी से प्रे करते रहा करो कि हमें सही रखे, फैमिलीज को सही रखे, और सबकी फैमिलीज को सही रखे। किसी की भी फैमिली को या किसी को भी ऐसा कुछ कभी लाइफ में फेस ना करना पड़े। आइए, इट शुड बी लाइक आवर डेली प्रेयर। चलिए चलिए चलिए, अब तो हाई अलर्ट है, राइट। कल लाजपत यार, मतलब चांदनी चौक वो सब सीन चल रहा था। लाजपत पूरी, एक तो कल वैसे मंडे था तो बंद रहती है मार्केट, बट A to Z मार्केट वॉज क्लोज्ड। लाइक एक भी दुकान खुली नहीं थी। एक्सट्रीम पुलिस। चलिए, भगवान की जल्दी जल्दी सब ठीक करें, एंड होप कि कभी भी अभी ऐसा ना हो। चलिए, आइए आइए आइए, लेट्स स्टार्ट द क्लास मेरे बच्चे। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल आंटी ठीक है, घर वाले घर वाली ठीक है तुम्हारे? चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट द क्लास। अच्छा, कल हमने कहां तक किया था रजे? रेजिग्नेशन, राइट। कल हमने रेजिग्नेशन किया था, सेक्शन नंबर 168। अच्छा सुनना, जब भी डायरेक्टर रिजाइन करेगा, क्या ये बात वो कंपनी को बताएगा? यस और नो? और कंपनी क्या 30 दिन के अंदर अंदर DIR 12 में क्या ये बात ROC को बताएगी? यस। डायरेक्टर चाहे तो DIR 11 में बता सकता है। यस, डायरेक्टर के लिए मैंडेटरी नहीं है। इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन की थी, जो डेट मेंशन है लेटर में, और जिस डेट को लेटर रिसीव हुआ, विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर। यस और नो? यहां तक हम लोगों ने किया था, यस और नो? आर वी ऑल टुगेदर इन इट? बताइए, आर वी ऑल टुगेदर इन इट मेरे बच्चे? चलिए, अब बात करते हैं रिमूवल की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? रिमूवल की। अब रिमूवल के साथ ना एक सेक्शन लगता है, सेक्शन 115। ठीक है, दैट इज रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। दैट इज वन रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, R169 किसका है मेरे बच्चे? रिमूवल का। किसका है? 169 रिमूवल का है। ठीक है, तो मेरे बच्चे सबसे पहले समझो समझो समझो, सबसे पहले हम 169 पढ़ेंगे, उसके बाद हम 115 पे चलेंगे। अच्छा, अब इसको ना समझना ध्यान से बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिमूवल में ना कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा आराम से इस रिमूवल को पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली रिमूवल ऑफ डायरेक्टर जो है वो होता क्या है। ठीक है, अरे ये क्या है? आइए, चलो 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 चलो, आइए एक्ट्स एंड रूल्स। आइए आइए, एक्ट्स एंड रूल्स। चलो, जो कंपनी तुम्हारी 8 बजे आज कोई क्लास थी क्या? मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट, आजा 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 आजा, आंदे आंदे आंदे। आइए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। आइए, आपको ना ये मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा अगर समझना है तो। ठीक है, आपको ये मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसमें से ना बहुत बार सवाल आ जाता है। सी, मार्क दिस चैप्टर एज इंपॉर्टेंट, राइट? मार्क दिस चैप्टर एज इंपॉर्टेंट। तो बहुत बार जो है सवाल आ जाता है। आइए सुनना, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। चलो जी, ठीक है, ओके। अब सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? कंपनी में by ordinary resolution
रिमूव अ डायरेक्टर। चलो जी ठीक है, सिंपल। अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होते हैं? बाय पासिंग ओवर एज पर सेक्शन 152। हमने बोला रिमूव भी कैसे कर दे? बाय पासिंग ओवर एज पर सेक्शन 169। चलो जी ठीक है। नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड आफ्टर गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। चलो मैं समझ गई इस बात की कि जो डायरेक्टर है आप उसको रिमूव कर सकते हो बाय पासिंग ओवर, बट इफ अ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द ट्राइब्यूनल यू कैन नॉट रिमूव इट। क्लियर है? अच्छा, कल से मेरे बच्चे वी विल बी स्टार्टिंग विद केएमपी। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? केएमपी। क्लियर है? अब लॉ मेकर क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात। लॉ मेकर ये बात कह रहा है, अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव अ डायरेक्टर नॉट बीइंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल। ठीक है जी, प्रोवाइडेड दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर reappointed for the second term shall be removed only by passing SR। किस किस को ये प्रोवाइजो समझ आया? अच्छा, केएमपी ना इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। 15 मार्क का केएमपी आपके एग्जाम्स में देखा जा चुका है, राइट? तो मेक श्योर मेरे बच्चे केएमपी की हम एक भी क्लास, 3 ही क्लासेस होंगी, बट केएमपी को हमें क्लास ही में घोलकर पी जाना है। कितने नंबर का आ चुका है? 15 नंबर का पेपर में आ जाता है। सॉरी, आइए, प्रोवाइजर समझ आई किसी को? अब ये सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है बहन? देखो, वो कह रहा है तुम्हें रिमूवल करना है डायरेक्टर्स का। सेक्शन 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बात बोल रहा है? ये बात बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ओआर पास करके कर दो, ओआर पास करो, रिमूवल कर दो। बट इफ आपको रिमूव करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि अपॉइंट हुआ था फॉर सेकेंड टर्म, तो उसके लिए एसआर चाहिए। अब अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया तो ये साबित हो चुका है कि जो है दिमाग की बहुत कमी है। अगर तुम्हें ये नहीं आया समझ तो साबित हो चुका है कि तुम में दिमाग की जो है कमी है। मेरे को एक बात बताओ जिंदा लाशों, कल हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्टर अपॉइंट करना है बाईपासिंग ओआर। डायरेक्टर अपॉइंट करना है बाईपासिंग ओआर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट होगा बाईपासिंग ओआर। बट इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको आपको रीअपॉइंट करना है तो एसआर पास होगा। ये आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? गाइस किसका फोन आ रहा है? ये आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो कह रहा अगर आपने उस रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जिसकी अपॉइंटमेंट के लिए तुमने एसआर पास किया था उसको रिमूव करने के लिए भी क्या चाहिए? एसआर। आप समझो, एक नॉर्मल डायरेक्टर कैसे कैसे अपॉइंट हुआ? ओआर। रिमूव कैसे होगा? ओआर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कैसे हुआ? ओआर। रिमूव कैसे होगा? ओआर। बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑफ सेकेंड टर्म, अपॉइंट कैसे होगा? एसआर। रिमूव कैसे होगा? एसआर। देखो, डायरेक्टर, ठीक है, अपॉइंट कैसे होता है? ओआर से। रिमूव कैसे हो जाएगा? ओआर से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है? ओआर से। रिमूव कैसे हो जाएगा? ओआर से। बट इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म तो कैसे अपॉइंट होता है बताओ? एसआर से। और कैसे रिमूव होगा? एसआर से। अब भाई एसआर से अपॉइंट होकर अगर ओआर से रिमूव करोगे तो अजीब नहीं लगेगा क्या? बताओ। एसआर से रीअपॉइंटेड है तो रिमूव भी एसआर से होगा। यस जानवी, आपने एसआर की जगह ओआर लिख दिया था। सिंपल, यस और नो? क्या यहां तक बात समझ आई सबको? आइए तो एक बार देखो लॉ मेकर क्या कह रहे हैं। अ कंपनी में,
सुनना, मेरे जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं वो पढ़ना, ठीक है। अ कंपनी में बाय OR रिमूव अ डायरेक्टर, चलो जी ठीक है, आफ्टर गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। दी बोल रहा है मींस रिपॉइंटमेंट का रिमूवल SR से होगा, हाँ हाँ हाँ, यस। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड टर्म, उसके लिए शेल बी रिमूव्ड बाय कंपनी ओनली बाय पासिंग SR, ओनली बाय पासिंग SR। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बोलो, रिमूवल टेन्योर खत्म होने से पहले होगा या टेन्योर खत्म होने के बाद में होगा? हाँ जी, जब आप रिमूवल की बात करते हो, जब आप किसकी बात करते हो, रिमूवल की बात करते हो, तो जो रिमूवल है वो टेन्योर खत्म होने से पहले होगा या टेन्योर खत्म होने के बाद में होगा? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी बताओ। टेन्योर खत्म होने के पहले, राइट है ना? चलो इतना हमें समझ आ गया। अब लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? अ स्पेशल नोटिस shall be required of any resolution to remove a director or to appoint somebody in place of a director so removed at the meeting at which he is removed। अब यहां से मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने लगना मेरे बच्चे। लॉ मेकर कह रहा है कि डायरेक्टर का रिमूवल तू अपने आप नहीं कर सकता, उसके लिए ना स्पेशल नोटिस चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल नोटिस। पूरे कंपनीज एक्ट में दो जगह स्पेशल नोटिस चाहिए, एक तो जब ऑडिटर के रिमूवल की बात आती है और जब डायरेक्टर के रिमूवल की बात आती है। अब लॉ मेकर कहता है कि तुझे डायरेक्टर रिमूव करना है या जो डायरेक्टर तूने रिमूव किया उसकी जगह कोई नया रखना है, तो तुझे क्या चाहिए होगा? स्पेशल नोटिस। क्या चाहिए होगा? स्पेशल नोटिस। अब मैंने लॉ मेकर से पूछा ये स्पेशल नोटिस क्या होता है? कह रहा देख, स्पेशल नोटिस का मतलब क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स, देयर इज अ लिमिट, जब वो लिमिट वाले शेयर होल्डर्स तुझे बोलेंगे कि डायरेक्टर को रिमूव कर, शेयर होल्डर को रिमूव कर, तो हम मानते हैं कि वो होता है स्पेशल नोटिस। वो क्या होता है? स्पेशल नोटिस। अब आपको मैं सेक्शन 115 पे लेके चलती हूँ, ठीक है? आइए, साथ ही में दो सेक्शन कनेक्ट करेंगे। एक सेकंड भैया, बहुत सफोकेशन हो रही है, थोड़ा AC बढ़ा देंगे प्लीज। आइए यार, एक तो ना ये ड्रामेबाजी बहुत है यार, अभी मुझे MC खोलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है दोबारा। आइए, हाँ 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 हाँ, कहाँ गया ये रहा। आइए देखो, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, क्या लिखा है? रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। इधर देखो, whereby any provision contained in this act or in articles, special notice is required of any resolution। ठीक है जी। Notice of intention to move such resolution shall be given to the company by such number of members holding not less than 1% of total voting power or holding shares on which aggregate not exceeding 5 lakhs has been paid up, and the company shall give its member notice of the resolution in such a manner as may be prescribed। in such a manner as may be prescribed। अब मेरी बात सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्पेशल नोटिस का क्या मतलब होता है? स्पेशल नोटिस का मतलब होता है मेरे बच्चे, जब आपके उतने मेंबर्स जिनके पास या तो 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है या जिनके पास 5 लाख रुपए तक के शेयर्स है। समझ भाई, या तुम पागल हो क्या? है तुम पागल हो? तुम्हें पढ़ना नहीं है?
तुम जैकेट में देख लो, जैकेट क्यों डाली है, तो एसी नहीं चलाना, जैकेट उतार दो, एसी नहीं चलेगा यहाँ पे। पागल हो तुम, है पागल हो। पढ़ लो पढ़ लो। इधर देखो, लॉ मेकर क्या कह रहा है कि डायरेक्टर रिमूव ऐसे नहीं होगा, उसकी रिमूवल के लिए क्या चाहिए, स्पेशल नोटिस। अब स्पेशल नोटिस का क्या मतलब होता है कि जो मेंबर्स है, जो क्या है मेंबर्स है, वो कंपनी को नोटिस दे कि डायरेक्टर को रिमूव करो, और तब कंपनी रिमूव करेगी, दैट इज स्पेशल नोटिस। इसे क्या बोलते हैं, स्पेशल नोटिस। अच्छा, कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम कितने, या तो जिनके पास कम से कम 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर जिनके पास जो है 5 लाख तक रुपए के शेयर्स हो। क्या हो मेरे बच्चे, 5 लाख रुपए तक के शेयर्स। क्या यहां तक क्लियर है, पक्का पक्का। आइए, तो ये क्या बोल रहा है, आइए, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर in place of those removed ये कैसे हो पाएगा, स्पेशल नोटिस से। कैसे हो पाएगा, स्पेशल नोटिस से। स्पेशल नोटिस का सेक्शन 115, स्पेशल नोटिस का सेक्शन क्या है, 115। क्या सेक्शन है मेरे बच्चे, 115। ये क्या बोलता है समझो, ये मेंबर्स है, ठीक है, ये क्या है, मेंबर्स। अब मेंबर्स कंपनी को क्या देंगे, स्पेशल नोटिस। मान लो ये स्पेशल नोटिस आया है टू रिमूव अ डायरेक्टर। ये स्पेशल नोटिस किस चीज का आया है मेरे बच्चे, टू रिमूव अ डायरेक्टर। आइए यार, 1 मिनट, बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत सफोकेशन हो गई। 1 मिनट रुको, मेरे को लग रहा है उतारनी पड़ेगी जैकेट। 1 मिनट रुको। आइए आई 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 इधर 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 आ जाओ। अब वो क्या कह रहा है, मेंबर है, ठीक है, मेंबर ने कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया। मेंबर ने कंपनी को क्या दिया, स्पेशल नोटिस। किस चीज का, टू रिमूव अ डायरेक्टर। किस चीज का मेरे बच्चे, टू रिमूव अ डायरेक्टर। क्या यहां तक क्लियर है। अब सुनना, अब वो कह रहा है कौन से मेंबर्स ये स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। हाँ जी, कौन से मेंबर्स ये स्पेशल नोटिस दे सकते हैं, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से। कौन से मेंबर्स ये स्पेशल नोटिस दे सकते हैं, हाँ जी जल्दी बताओ, कौन से मेंबर्स ये स्पेशल नोटिस दे सकते हैं फटाफट से। तो कह रहा है वो मेंबर जिनके पास कम से कम 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर 5 लाख तक के पेड अप अमाउंट के शेयर्स हो। ठीक है, समझ गई। वो कंपनी को स्पेशल नोटिस देंगे एट लीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग। एट लीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग। क्या ये 2 बातें समझ आई, यस और नो। ये 2 बातें हमें क्लियर है। एट लीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग नोटिस जाएगा। अच्छा, किसको जाएगा, कंपनी। अच्छा, कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए, लॉ मेकर कह रहा है कंपनी, समझो ये जो नोटिस है ये फॉरवर्ड कर देगी बाकी बच्चे मेंबर्स को एंड डायरेक्टर को, क्योंकि उसको तो बताया जाएगा ना कि तेरे को रिमूव किया जा रहा है, उसको तो बताया जाएगा तेरे को रिमूव किया जा रहा है, यस और नो। अब डायरेक्टर क्या करेगा मेरे बच्चे, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है कंपनी को। डायरेक्टर क्या करता है, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है कंपनी को। अच्छा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है कि भाई देखो, तुमने मुझे नोटिस भेजा रिमूवल का, और जो मैं हूं ना, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं,
अच्छा, और जो डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन देगा उसे मीटिंग में पढ़कर सुनाया जाएगा। अब अगर मीटिंग में शेयर होल्डर्स को लगता है कि डायरेक्टर सही कह रहा है, उसे रिमूव करने की बात नहीं है, तो मेरे बच्चे रिमूवल नहीं होगा। बट मीटिंग में अगर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर फालतू की बातें कर रहा है, तो डायरेक्टर का रिमूवल जो है वो हो जाएगा, डायरेक्टर का रिमूवल हो जाएगा। अब आप मेरी बात समझो, क्या डायरेक्टर अपनी रिप्रेजेंटेशन में बोल सकता है मैंने तो तुम्हारी कंपनी के लिए इतना किया और तुम्हारी कंपनी ने मुझे क्या दिया, तुम्हें मम्मी कसम है तुमने मुझे रिमूव किया? तो क्या डायरेक्टर ऐसा बोल सकता है? एनसीएलटी बोलती है अगर डायरेक्टर ने ये फालतू की बकवास करी ना, तो डायरेक्टर को हम सुनवाई का भी मौका नहीं देंगे, उसे जर्नल मीटिंग से पहले ही हम निकलवा देंगे, उसे जर्नल मीटिंग से पहले ही हम निकलवा देंगे। दीप, इसकी थ्योरी रचे, आप मॉड्यूल में है ना, थ्योरी पढ़नी है तो आप मॉड्यूल से पढ़ो, आराम से पढ़ो। आइए देखो, एक बार इसको धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। पहले एक बार 169 स्टार्टिंग से मेरे साथ पढ़ना। सब सेक्शन 1 क्लियर है, सब सेक्शन 2 क्लियर है, सब सेक्शन 3 देखना। आइए, ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू रिमूव डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन, द कंपनी शेल फोर्थविथ मतलब उसी टाइम, फोर्थविथ मतलब उसी टाइम, सेंड कॉपी टू द डायरेक्टर कंसर्न्ड and the director whether or not he is a member of the company and shall be entitled to heard on the resolution at the meeting। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे? जो स्पेशल नोटिस आया वो आपने डायरेक्टर को फॉरवर्ड कर दिया और उसके पास, डायरेक्टर के पास ये राइट है कि उसे मीटिंग में सुना जाएगा, बिना सुने उसे रिमूव नहीं किया जाएगा। Where notice has been given of a resolution to remove a director and the director concerned makes with respect the representation in writing to the company and requests its notification to members, the company shall, if the time permits to do, in any notice of resolution given to members, state the fact of the representation having made and send a copy of the representation to every member of the company whom notice is sent. And if a copy of the representation is not sent due to insufficient time, the director may, without prejudice to his right to be heard orally, require that representation shall be read out in the meeting। देखो भाई, ये बहुत 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 इजी कंसेप्ट है। आइए उसके बाद, the company immediately after receipt of the notice give its member notice of resolution at least 7 days before the meeting, exclusion of the day of dispatch and day of meeting, in the same manner as it give notice of general meeting. Where it is not practicable to give notice in the same manner as it give notice of general meeting, the notice shall be published in English language, in English newspaper and in vernacular language। अब सुनना लॉ मेकर क्या कह रहा है। आओ मैं आपको 169 अलॉन्ग विद सेक्शन 155, ठीक है, प्रॉपर दोबारा करा रही हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। आइए, अगर आपके पास नोटबुक है तो मेरे साथ ही लिखना शुरू करो, मेरे साथ ही क्या करो, लिखना शुरू करो। ये आपके मेंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, मेंबर्स। अच्छा, मेंबर्स कितने हैं मेरे बच्चे? जिनके पास कम से कम 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर हो या 5 लाख तक के पेड अप वैल्यू के शेयर हो, ठीक है, यस और नो। ये जो मेंबर्स हैं ये कंपनी को स्पेशल नोटिस दे देंगे, ये कंपनी को क्या देंगे, स्पेशल नोटिस। अच्छा, किस चीज का स्पेशल नोटिस? अभिनव वही तो कर रही हूं, अभिनव वही कर रही हूं। किस चीज का स्पेशल नोटिस जाएगा मेरे बच्चे? टू रिमूवर डायरेक्टर का। किस चीज का जाएगा? टू रिमूवर डायरेक्टर का। अरे आई एम सॉरी, तभी जैकेट डाल के आती हूं मैं। टू रिमूवर डायरेक्टर का, ठीक है। अच्छा, कितना दिन पहले जाएगा? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग। यस, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर मीटिंग, बिफोर जनरल मीटिंग। अब लॉ मेकर कहता है क्योंकि अब मान लो मेंबर्स हैं, अब मान लो ये 10 मेंबर्स के पास 1% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल है, टोटल वोटिंग पावर है,
तो उन 10 मेंबर्स ने कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया। अब बाकी सारे मेंबर्स को भी तो पता होना चाहिए ना कि कंपनी में स्पेशल नोटिस आया है और डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है। मान लो डायरेक्टर है दीप, ठीक है, 10 डायरेक्टर्स 10 मेंबर्स ने मिलकर दीप की रिमूवल का स्पेशल नोटिस दिया है। क्या ये बात बाकी सब मेंबर्स को पता होनी चाहिए? यस। तो कहता देखो दो चीजें होंगी, इफ द टाइम परमिट्स, इफ टाइम डज नॉट परमिट, इफ टाइम परमिट and if time does not permit. I'm sorry guys, does not permit. आइए, अब लॉ मेकर कह रहा है अगर टाइम परमिट करता है, अगर टाइम परमिट करता है तो जो ये स्पेशल नोटिस है ना, ये आप हर मेंबर को फॉरवर्ड कर दोगे। स्पेशल नोटिस हर मेंबर को फॉरवर्ड कर दोगे एटलीस्ट 7 days बिफोर जर्नल मीटिंग, एटलीस्ट 7 days बिफोर जर्नल मीटिंग। क्या इतनी बात समझ आई? बताओ, अगर टाइम परमिट करता है तो ये स्पेशल नोटिस आप हर मेंबर को फॉरवर्ड कर दोगे एटलीस्ट 7 days बिफोर जर्नल मीटिंग, एंड टाइम परमिट नहीं करता तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना एटलीस्ट 7 days बिफोर जर्नल मीटिंग। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए गाइस, एनीवन इन द क्लास हैविंग एनी प्रॉब्लम्स अप टिल हियर? यहां तक कोई दिक्कत? जानवी कह रही है स्पेशल नोटिस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के लिए हो सकता है। जानवी, ये बात मैं आपको कितना टाइम बता चुकी हूं कि स्पेशल नोटिस पूरे कंपनीज एक्ट में 2 ही केसेस में लगता है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर और रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। दीप मैम, यहाँ पे टाइम परमिट का मतलब क्या है? टाइम परमिट मतलब अगर टाइम है तो, यार मेरे को एक बात बताओ, मीटिंग से 14 दिन पहले तुम्हारे पास तुम्हारा स्पेशल नोटिस आ रहा है मेरे पास, और अब मैं अगर अपने मेंबर्स को भेजने बैठूंगी तो मीटिंग का डे आ जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट ही करा दूं। आप समझो ना, मेरे को लगता है मैं मेंबर्स को भेज ही नहीं पाऊंगी टाइमली, टाइम ही नहीं है क्योंकि। तो अगर टाइम परमिट करता है तो स्पेशल नोटिस सारे मेंबर्स को भेज दो, और अगर टाइम परमिट नहीं करता तो न्यूज़पेपर में छपवा दो। लेकिन ये दोनों काम कम से कम कितने दिन पहले करने हैं? 7 दिन पहले। क्या यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी को स्पेशल नोटिस आया कि डायरेक्टर को रिमूव कर दे। अब कंपनी को ये डायरेक्टर को तो देना पड़ेगा ना, डायरेक्टर को तो बताना पड़ेगा कि तेरे अगेंस्ट क्या है, स्पेशल नोटिस। तो कंपनी ने साथ ही साथ ये डायरेक्टर को भी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब डायरेक्टर क्या करेगा? चुपचाप करके बैठेगा या अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा? मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टर को आपने स्पेशल नोटिस फॉरवर्ड कर दिया तो डायरेक्टर क्या करेगा? चुपचाप बैठेगा या अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा? बिल्कुल, डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया तो डायरेक्टर अपनी रिप्रेजेंटेशन देगा। तो लॉ मेकर कहता है देख अगेन वही, अगर तेरे पास टाइम है, कंपनी टाइम अलाउड करता है तो ये रिप्रेजेंटेशन भी तू सब मेंबर्स को भेज दे। ये जो रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर ने दी है इसको सब मेंबर्स को भेज दे। और अगर टाइम अलाउड नहीं करता है, अगर टाइम अलाउड नहीं करता है तो इस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में पढ़ दियो। रिप्रेजेंटेशन shall be read out at the meeting. एक एक पार्ट करके करो, बहुत इजी लगेगा। एक एक पार्ट करके करो। यहां तक बताओ क्या दिक्कत है? मैम कंपनी का न्यूज़पेपर अलग होता है। नहीं मेरे बच्चे, इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया लगा लो, वर्नाकुलर जहां भी उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां के उसमें लगा लो, सिंपल सी बात है। देखो एक बार दोबारा, मेंबर्स ने कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया, अगर टाइम परमिट करता है ऑब्वियसली तो कंपनी को बाकी सारे मेंबर्स को भेजना चाहिए कम से कम जर्नल मीटिंग के 7 दिन पहले। टाइम परमिट नहीं करता तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट करा ले कम से कम जर्नल मीटिंग के 7 दिन पहले।
उसके बाद ऑब्वियसली डायरेक्टर के अगेंस्ट आया तो डायरेक्टर को भी भेजेगी, डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन भेजेगा। वही अगर टाइम अलाउड करता है तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो सारे मेंबर्स को भेज दे, और अगर टाइम अलाउड नहीं करता तो उस रिप्रेजेंटेशन को जर्नल मीटिंग में पढ़ लियो। बच्चे रिप्रेजेंटेशन, तुमने मुझे बोला कि मुझे रिमूव किया जा रहा है, तो मैं जो अपने हक में बोलूंगी वो मेरी रिप्रेजेंटेशन होगी ना, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ ना। डायरेक्टर बोलेगा यार देखो अभी तक मैंने अच्छा काम किया है, आगे भी मैं अच्छा काम करूंगी, दैट इज माई रिप्रेजेंटेशन, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ। मतलब डायरेक्टर ने जो अपने डिफेंस में बोला है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, इफ एनी वन इन द क्लास हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर, एक बार बताओ मेरे बच्चे मुझे। बहुत इजी सेक्शन है, अगर तुम समझोगे तो स्टेप्स एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पक्का पक्का? चले आगे, आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए हमने ये पढ़ लिया, ठीक है जी, 7 days, ओके। ये हमारा 115 खत्म हो गया। अब हम 169 पे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। देखो अब इसके बाद देखना, यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रोवाइडेड दैट a copy of representation need not to send out and the representation need not to read out at the meeting if on application either company or of any person who claims to be aggrieved, the tribunal satisfied that the rights conferred under this subsection are being abused to score needless publicity for defamatory matter, and tribunal may order the company's cost on the application to be paid in full or part by the director, notwithstanding that he is not party to it। याद करो ये मैंने आपको बताया, याद करो ये मैंने आपको बताया मेरे बच्चे, कि अगर डायरेक्टर जो है वो नीडलेस पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा है, डायरेक्टर अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है नीडलेस पब्लिसिटी के लिए, फालतू के ड्रामे कर रहा है, अरे मैंने तो वो किया, मैंने तो ये किया, कंपनी है ही फ्रॉडिया, तो ट्राइब्यूनल कहती है कि फिर उसे मीटिंग में भी हम उसकी रिप्रेजेंटेशन को रीड नहीं करेंगे, और उसकी रिप्रेजेंटेशन को बिना रीड किए उसे क्या कर दिया जाएगा? रिमूव। क्या कर दिया जाएगा? रिमूव। क्या क्लियर है? पक्का पक्का? ठीक है। उसके बाद अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ डायरेक्टर may, if had been appointed by the company in journal meeting or by the board, filled by appointment of other director in his place at the meeting in which he is removed, that is casual vacancy। casual vacancy आप appoint कर देना। a director so appointed shall hold office till the date up to which his predecessor would have held office if he has not been removed। ये मेरे बच्चे हम बात कर चुके हैं कि ये वैकेंसी कैसे फिल होगी? एज कैजुअल वैकेंसी। कैसे फिल होगी? एज कैजुअल वैकेंसी। आइए तो मतलब देखिए, इफ डायरेक्टर नीडलेस पब्लिसिटी के लिए कुछ करता है, डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे लग रहा है कि नीडलेस पब्लिसिटी के लिए की जा रही है, तो इट shall not be forward to members or read out in journal meeting। देखो यहां पे हमारे दोनों सेक्शंस खत्म हो जाते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ ले, ठीक है। मैं जो है आपको थोड़ा टाइम देने के लिए रेडी हूं, आपके पास 2 मिनट है। आज 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 कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार बोल दो मुझे कि मैम ये डाउट है। बच्चे आज कंपनी लॉ की एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो पाएगी, मतलब मैं तो ऑब्वियसली मैं तो लेना चाहती हूँ, बट शायद आप लोगों के दिन में बहुत ज्यादा क्लासेस होती हैं, सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट आपकी एक्स्ट्रा क्लास आज तो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तुम्हारी वो भी तो है ना आज, ECIPL, तो ये सब चीजें चलेगा। इस एनीवन, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? आइए मैम मेरे पास
हाँ हाँ कोई बात नहीं लूसीफर, कोई बात नहीं, आप किसी के भी नोट्स रेफर कर सकते हो, आपके पास मेहंदी मैम के, आप मेहंदी मैम के रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरे रेफर करने, आप मेरे रेफर कर लो, एज द केस में भी। चले आगे, चले मेरे बच्चे। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा रिमूवल हो गया। अच्छा पार्ट ए में आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही सेक्शंस करने हैं। आइए अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, सुनना एक बात। सेक्शन 149 removal of director, sorry, company to have board of directors, right? 151 small shareholder director, section 152 appointment of director। आइए ये 153 से लेकर के 159 तक जो सेक्शंस है ना मेरे बच्चे, ये सेक्शंस आपके सिर्फ और सिर्फ डिन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिन। वैसे आपको ये करने जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैराथन में मैं आपको ऑब्वियसली ये करा दूंगी, मैराथन में मैं आपको ये करा दूंगी, ठीक है। बच्चे चैप्टर जंप नहीं करते यार, दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरप्रिटेशंस। जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो पहले कर लिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? कभी भी कंपनी लॉ में सेक्शंस लाइन वाइज थोड़ी ना होते हैं। आइए ठीक है, डिन। उसके बाद 161 हो गया, दैट इज एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी। 164 डिस्क्वालिफिकेशन, 167 वैकेशन, 165 कौन सा है मेरे बच्चे? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ठीक है। उसके बाद 168 रिमूवल, 168 है रेजिग्नेशन। आइए 168 कौन सा है? रेजिग्नेशन। 169 कौन सा है? रिमूवल, ठीक है। ये सारे सेक्शंस हमने कर लिए, क्या यहां तक क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। सुनना, आज हम एक और सेक्शन करने वाले हैं 160। कौन सा करने वाले हैं मेरे बच्चे? 160 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर अदर देन व्हाट? रिटायरिंग डायरेक्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, जो मैंने आपको राइटिंग प्रैक्टिस, समझो, जो मैंने आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हुई थी परसों या उससे एक दिन पहले, शुक्रवार को हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हुई थी। तो मुझे आप एक बात बताओ, उसमें जितने सवाल दिए थे, क्या वो सारे के सारे आप लोगों को करवाए हुए थे? क्लास में हम लोगों ने 2 सवाल किए थे और 3 शायद मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। क्या वो तीनों सवाल आप लोगों को करवाए हुए थे? मतलब जो टॉपिक्स थे वो करवाए थे? पता नहीं कोई तो स्टूडेंट होगा, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एंड व्हाट उन्होंने क्या बोला कि मैम आपने ना वो करवाए नहीं, आपने वो करवाए नहीं। यार आप मुझे एक बात बताओ, जो मैं क्लास में करा रही हूँ और जो आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो सब वही होगा जो हमने क्लास में किया हुआ है। तो एक विजुअल मैकेनिज्म का क्वेश्चन था, मुझे अच्छे से याद है, विजुअल मैकेनिज्म मैंने आपको पूरा कराया। एक 167 का क्वेश्चन था, 167 मैंने आपको पूरा कराया। तो जितने भी सवाल थे, टोटल 4 क्वेश्चन थे मुझे लग रहा है, 2 केस स्टडीज और 2 नॉर्मल क्वेश्चन शायद। तो मेरे बच्चे वो सारे क्वेश्चन क्या आपको करवाए हुए थे? यस और नो? तो मैं आपको कभी भी ऐसा होमवर्क नहीं दूंगी जो मैंने करवाया ना हो। इनफैक्ट अगर कोई कंसेप्ट नहीं कराया क्लास में, तो उसका क्वेश्चन मैं आपको खुद कराऊंगी। क्लियर है? तो या एक बच्चा कहता मैम केएमपी तो आपके ने कराया ही नहीं। मैंने केएमपी तो जो है वो है ही नहीं, उसमें आपकी जो चैप्टर है उसमें केएमपी नहीं है। अरे भाई जब केएमपी शुरू होगा तो कैसे केएमपी हो जाएगा? केएमपी जब कल शुरू है तो केएमपी अपलोडेड कैसे हो जाएगा? तो वो तो कल से ही होगा ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी आपको रखना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है 1 शॉट अपलोड नहीं हुए, अरे जिंदा लाशू, थोड़ा सांस लेने का तो टाइम मिल जाए। अभी आपका सीएमएसएल का एक 1 शॉट कल रिकॉर्ड करा है, जीआईजीएल का कॉन्स्टिट्यूशन का 1 शॉट जल्दी आएगा, ठीक है। चलो एमटीएस के क्वेश्चंस भेजना, मुझे क्या है,
एमटीएस के क्वेश्चंस भेजना, भेज सकते हो ना, शायद मैं आपको एमटीएस के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी, डोंट वरी एट ऑल। आप मुझे एमटीएस के क्वेश्चन भेजना, ठीक है। आइए सेक्शन 160 क्या है मेरे बच्चे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। अब मेरी बात समझना ध्यान से, सुनना, सेक्शन नंबर 160, सेक्शन कौन सा है मेरे बच्चे, 160। अच्छा अब क्या हुआ, मान लो ये दीप है, ठीक है, दीप का जो रिश्ता है वो दीप की मम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी से हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत है? द आंसर इज नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो, अगर दीप का रिश्ता दीप की मम्मा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी से हो जाता है, तो आप बोलोगे मैम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे को तंग करेंगे, दोनों एक दूसरे का जीना हराम करेंगे। मैम एमटीएस में स्टैम्प एक्ट वगैरह भी है, एमटीएस में स्टैम्प एक्ट वगैरह भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अगर इसका रिश्ता किसी अनजानी लड़की से हो जाता है, तो मुझे बताओ उस बेचारी लड़की की तो किस्मत फूट जाएगी, हाँ या ना? आप बताओ, उस बेचारी लड़की की तो कुछ किस्मत फूट जाएगी। उसने कौन से पाप किए? यस और नो? इधर हेलो छुटंकू, सो रहे हो? हेलो पुचकड़ी, इधर 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 इधर, अच्छा 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 इधर। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, उस बेचारी लड़की की तो गाइस किस्मत फूट जाएगी। तो उसी तरीके से अगर रिटायरिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट हो रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप समझो कोई नया इंसान आ रहा है कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए, तो माइट बी पॉसिबल कि वो मजे ले रहा है, हाँ या ना? आप मेरे को एक बात बताओ, मेरी कंपनी में डायरेक्टर्स है, एक डायरेक्टर जो है वो रिटायर हो रहा है, उसी डायरेक्टर को आप रीअपॉइंट कर रहे हो, उसी डायरेक्टर को आप क्या कर रहे हो, रीअपॉइंट। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी में अगर टोटली एक नया डायरेक्टर आ रहा है, तो क्या मुझे बात बताओ, पॉसिबिलिटी है कि वो मजे ले रहा हो, वो 3-5 करके चला जाए कंपनी में? आप बताओ यस और नो। तो लॉ मेकर कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है। मान ले कोई नया डायरेक्टर आ रहा है ना, कोई नया इंसान आ रहा है और वो कह रहा है मैं डायरेक्टर बना लो, हम उसे डायरेक्टर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 लाख रुपए सिक्योरिटी देगा वो हमें, हमें वो 1 लाख रुपए क्या देगा? सिक्योरिटी। सो दैट जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां बंदा 3-5 नहीं करता, वहां बंदा 3-5 नहीं करता। तो आइए क्या लिखा है मेरे बच्चे, राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। कि अगर कोई नया इंसान कंपनी का डायरेक्टर बनने आ रहा है तो हम उससे एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी लेते हैं, सो दैट कल को कहीं वो हमें कट करके ना चला जाए। ठीक है जी। आइए देखो, अ पर्सन हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर। अच्छा, हु इज नॉट अ रिटायरिंग डायरेक्टर क्यों लिखा है? बिकॉज इफ ही इज अ रिटायरिंग डायरेक्टर, हमें पता है ना उसका, तब हमें डर क्यों आएगा? यस और नो? If a person who is not a retiring director, subject to the provision of this act, be eligible for the appointment of the office of a director at any journal meeting, if he or some member intending to propose him as a director not less than 14 days before the meeting left at registered office of the company a notice in writing signifying his candidature as a director or the intention of such member as the candidature along with the deposits of 1 लाख रुपए। मतलब जर्नल मीटिंग से कम 14 डेज पहले वो इंसान हमें नोटिस भेजेगा, अपना कैंडिडेचर मतलब अपना पोर्टफोलियो भेजेगा और साथ में जो है वो 1 लाख रुपए भेजेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1 लाख रुपए वापिस कब होंगे? देखो, इट शैल बी रिफंडेड टू सच पर्सन इफ द पर्सन प्रपोज गेट इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर। अगर ओआर पास हो गया, वो डायरेक्टर बन गया, तो उसको हम 1 लाख रुपए वापस कर देंगे। बट वो डायरेक्टर नहीं मिला बना, लेकिन उसको मोर देन 25% वोट्स आए,
उसको कितने वोट्स आए, मोर देन 25% वोट्स आए हैं, तो भी उसका 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा वापस, तो भी उसका 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा वापस। सिंपल सी बात है, रिटायरिंग नहीं हो तुम नए हो, मीटिंग से 14 दिन पहले नोटिस के साथ 1 लाख रुपए भेज देना, 1 लाख 2 केस में रिफंड हो जाएंगे, या तो तुम डायरेक्टर बन गए या तो मोर देन 25% वोट्स आ गए, और निधि कंपनी है तो 1 लाख की जगह 10,000 है। कितना है 10,000, इजी है, मुश्किल तो नहीं है ना। कॉशन मनी, कॉशन मनी कब लिखा, लिखा हुआ है कॉशन मनी, कॉशन मनी कहां लिखा है, कॉशन मनी कहां लिखा है? आइए एक बार पढ़ना, प्रोवाइडेड दैट रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अ डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय एनआरसी कमिटी। ये प्रोवाइजो का मतलब बता सकते हो आप मुझे? आप मुझे प्रोवाइजो का मतलब बता सकते हो? अरे यार भाई, मेरे को तो लगता है मूड स्विंग नहीं वेदर स्विंग हो रहा है। हाँ जी, हाँ लिखवा रही हूँ, रुको तो सही। तुम कहते रिपीट कर दो, रिपीट, भाई इतने आसान पॉइंट में रिपीट करने वाला क्या है? मुझे एक बात बताओ, इतने आसान पॉइंट में रिपीट करने वाला क्या है जिंदा लाशो? मान लो तुम जो है नए डायरेक्टर हो, ठीक है, तुम रिटायरिंग वाले नहीं हो, तुम नए हो, तो लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई देख कोई दिक्कत नहीं है, तू 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा दे मीटिंग से 14 दिन पहले, तो हम मीटिंग में तेरे को रख देंगे, अगर ओआर पास हो गया तो तेरा 1 लाख रुपए वापस, तू डायरेक्टर बन जाएगा। मान ले अगर ओआर पास नहीं हुआ तो तेरे को 25% से ज्यादा वोट मिले तो भी तेरा 1 लाख रुपए वापस, सीधी सी बात। आइए इधर देखो, इधर कौन कौन से केस में जरूरत नहीं है किसकी मेरे बच्चे, 1 लाख के डिपॉजिट की। भाई तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, यार वो ऑलरेडी इतनी कंडीशन सेटिस्फाई करके आ रहा होगा, तुम पागल हो, समझो, वो ऑलरेडी इतनी कंडीशन सेटिस्फाई करके आ रहा होगा। या तो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, या तो कोई ऐसे डायरेक्टर विच इज नॉमिनेटेड बाय एनआरसी। याद करो हमने सेक्शन 178 किया था एनआरसी का, एनआरसी में हमने क्या बताया था? आइए एनआरसी में हमने क्या बताया था जल्दी जल्दी, कि एनआरसी का काम क्या है, डायरेक्टर को अपॉइंट करना, डायरेक्टर को बेसिकली नॉमिनेट करना। तो अगर मेरे बच्चे सुनना, डायरेक्टर को नॉमिनेट एनआरसी ने किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा, तो उसमें भी हमें डिपॉजिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चे अगर बिलो 25 आई या 25 भी आए तो आप पैसा जब्त कर लोगे, आप पैसा क्या कर लोगे, जब्त। आइए कहां प्रॉब्लम आ रही है बताओ, दोबारा कराते हैं। देखो ये डायरेक्टर्स ना बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ना मिक्स होगा, सब मिक्स होगा, लेकिन क्लास में आपको इतने बढ़िया नोट्स बनवाए हैं ना, अगर आप उन नोट्स को 1-2 बार पढ़ लोगे ना तो आप डायरेक्टर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप इतनी मेरी जो है आपसे आई कैन बेट यू ऑन दिस, अगर आप मेरे साथ डायरेक्टर के प्रॉपर नोट्स बना रहे हो और आपने नोट्स बना लिए हैं, द चैप्टर इज रियली बिग। अगर आप ही देखो ना, हमारी 13 क्लासेस लग गई, 3 क्लासेस और 16 और 1 क्लास और होगी, हमारी टोटल 17 क्लासेस। अगर आप अभी तो हमने डायरेक्टर को, आप ये देखो कि यूजुअली अगर मैं आपको डायरेक्टर में बिल्कुल ही 1 by 1 करवाऊं ना, तो मेरे बच्चे आपको डायरेक्टर में कम से कम 80 आवर्स लगेंगे, कम से कम 80 आवर्स। इट इज सच अ बिग चैप्टर, बट फिर भी मैं आपको नोट्स बनवा रही हूँ। अगर आप सोचो डायरेक्टर्स आपको पीपीटी से करा दिया जाए तो भाई तुम्हें नहीं लगता तुम मर वर जाओगे, तुम नसवस काट लोगे? तो मेरे को लगा कि ठीक है 3-4 दिन एक्सटेंड हो जाएगा, बट हम पीपीटीज नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो आप समझो मेरे बच्चे, आई नो इट्स अ बिग चैप्टर, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, मैं मना ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई नो कि डायरेक्टर्स बहुत बड़ा चैप्टर, बट आप सिर्फ एक काम करो, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको डेली, मेरे को लगता है शायद 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में मेरे बच्चे कोशिश किया करो कि डेली वो सारे नोट्स रिवाइज करो। आप मानोगे 3-4 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स आपको आपकी टिप्स पर हो जाएगा, सच में मैं बता रही हूँ, डायरेक्टर्स आपको आपकी टिप्स पर हो जाएगा 3-4 दिन में। अगर आप डेली 1-1 घंटा जो मेरे नोट्स हैं वो पढ़ते हो ना डायरेक्टर्स के, सो इट विल बी ऑन योर टिप्स, मार्क माय वर्ड्स। आइए चलिए, अननोन एडिट्स तुम्हारा हो गया ना, ज्यादा 3-5 करने की जरूरत है नहीं, तुम्हारा हो नहीं गया मॉड्यूल 2। आइए लिखिए,
सेक्शन कौन सा है गाइस? सेक्शन नंबर 160 ऑफ कंपनीज एक्ट। आइए लिखिए मेरे बच्चे, सेक्शन नंबर 160, राइट्स ऑफ पर्सन्स other than retiring director to stand for directorship. Rights of a person other than retiring director. अच्छा, मैं other than retiring क्यों बोल रही हूं? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? आइए एक बार फटाफट से नोट करो, फिर आपको प्रॉपर एकदम अच्छे से चार्ट बनवाती हूँ। आपको चार्ट ही पढ़ने हैं मेरे बच्चे, थ्योरी तो तुम्हारी बुक में भी है ना। थ्योरी पढ़कर क्या करोगे? रिकॉल करना है। आइए सुनना, तो लॉ मेकर क्या कह रहा है यहाँ पे? इधर 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 देखो, लॉ मेकर बोल रहे हैं, मान लो ये पर्सन खुद, ठीक है, ये पर्सन खुद या फिर कोई और है जो इस पर्सन को बनाना चाहता है डायरेक्टर, और मान लो ये मेंबर है, ये प्रपोज कर रहा है नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ डायरेक्टर। देखो, या तो ये बंदा खुद, या तो जो इसको प्रपोज कर रहा है वो कंपनी को एटलीस्ट 14 days बिफोर जर्नल मीटिंग क्या देगा मेरे बच्चे? नोटिस देगा, कैंडिडेचर देगा और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देगा 1 लाख रुपए का। सिक्योरिटी डिपॉजिट रुपी 1 लाख, ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये रिफंड 2 केसेस में हो सकता है। इफ he elects as director or gets more than 25% of votes। क्लियर है? पक्का पक्का? थैंक यू सो मच भैया। हाँ जी, क्या यहां तक क्लियर है? चले आइए, नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट कब? जब बात आएगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की और व्हेन डायरेक्टर इज नॉमिनेटेड बाय एनआरसी, नॉमिनेटेड बाय एनआरसी। बताओ कोई डाउट है किसी को यहां तक? तो हाँ जी, कैंडिडेचर, कैंडिडेचर का मतलब होता है मेरे बच्चे कि आपका क्या नाम है। इट इज लाइक अ रिज्यूमे, आपका क्या नाम है, कहां से आए हो, कंपनी के शेयर्स है तो कितने शेयर्स हैं, दैट इज कैंडिडेचर। और इन केस ऑफ निधि कंपनी ये 1 लाख के नहीं, ये हो जाएंगे 10,000। बताओ, anyone in the class having any problems up till here? बताइए मेरे बच्चे। हाँ जी, पक्का पक्का के यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? चलें आगे, आगे चले। तो मेरे बच्चे पार्ट ए में ये वाले सेक्शंस हैं जो मैंने आपको लिस्ट बना दी, जो आपको पढ़ने हैं एकदम अच्छे से। क्या यहां तक क्लियर है? आइए, डन वाले हमारे लिए इतने रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जब मैं आपको मैराथन लूंगी तो उसमें फिर भी करवा दूंगी। क्या क्लियर है यहां तक? आइए, उसके बाद हमारा 173 हो गया, 174 हो गया, 175 हो गया, 177 हो गया, 178 हो गया और 184 हो गया। यस और नो? और केएमपी के सिनेरियो में
हम कवर करेंगे 196 से 205 तक। कहां से कवर करेंगे रजे? 196 से 205 तक। क्लियर है? चलेगा इस आगे। अच्छा, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? क्योंकि अब मैं आपको 3 सेक्शन इकट्ठे कराने वाली हूं, 181, 182 एंड 183। ये 3 सेक्शंस हम लोग जो है वो इकट्ठे करने वाले हैं। ये 3 सेक्शन हम लोग इकट्ठे करने वाले हैं। बताओ, एनीवन इन द क्लास हैविंग एनी प्रॉब्लम्स अप टिल हियर? बहुत इजी लैंग्वेज में करा रही हूं, कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे बच्चे मुझे बता दो, सो दैट वो दिक्कत आगे ना रहे। बच्चे, इंटरनल एड्स के नोट्स तुम्हारे ग्रुप में भेज तो दिए, तुम क्या कह रहे हो कि ऐप पे अपलोड करवाने हैं? मुझे एक बात बताओ, ग्रुप में मैंने भेज दिए, ग्रुप में मैंने भेज दिए। हाँ बिल्कुल पॉनिश, देखो नोट्स आपको इस तरीके से बनाए जा रहे हैं ना मेरे बच्चे कि बहुत इजी तरीके से आप लोग रिवाइज कर सकते हो। हाँ, कॉस्ट ऑडिट मैं कराती हूँ तनिष, हाँ ठीक है, ये मेरे को याद रहेगा। मैम, डायरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन है, लेकिन फिर भी बच्चे कंपनी नहीं नीडलेस बोल सकती, ट्राइब्यूनल के पास डिसीजन है। कंपनी को ट्राइब्यूनल को बोलना पड़ेगा कि ट्राइब्यूनल देखो ये नीडलेस पब्लिसिटी है। तो अगर ट्राइब्यूनल को लगता है नीडलेस पब्लिसिटी है तो ये होगा। चले आगे आइए। ये 3 सेक्शंस जो है ना, ये बड़े इजी अच्छे सेक्शंस हैं। आइए, 181, 182 एंड देन 183। आइए आइए, सेक्शन नंबर 181 ये बात करता है कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। रुको, इसको ऐसे कर देती हूँ, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट। बहुत सारे बच्चे इन सेक्शंस को छोड़कर जाते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत इजीली आप 5 मार्क्स यहां से फेच कर सकते हो। 182 है पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन। क्या है मेरे बच्चे? पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन। 183 है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस फंड। आपको नाम से ही नहीं लग रहा बहुत इजी है? यस और नो? बच्चा कह रहे एनआरसी क्या है? भैया एक बार चाकू देना है यार, भैया यार एक चाकू दो भैया जल्दी यार, चाकू नस काटू मैं अपनी, क्योंकि एक बच्चा पूछ रहा है एनआरसी क्या है। हे भगवान, हे भगवान दीपाली, भगवान आपने जो है मुझे क्या दिन दिखा दिए, जिंदा लाशों। दीपाली, एनआरसी क्या है? और छुटंकी, इतने इंटेलिजेंट होने के बाद, इतने इंटेलिजेंट होने के बाद, दीपाली यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, बट तुमने जो सवाल कर लिया ना वो थोड़ा ज्यादा, थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। आइए इधर देखो, सेक्शन नंबर 181 कहां चल रही है मेरे बच्चे? सेक्शन नंबर 181। आ जाओ, आजा आजा। देखो छोटे छोटे से सेक्शंस है। अरे भाई इतना सा, कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल फंड्स। अच्छा, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? इधर देखो, बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ, इन गुड फेथ। वो कह रहा है कंपनी चाहे तो किसी चैरिटेबल फंड्स में, ट्रस्ट में पैसा डाल सकती है। क्लियर है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में, यानी इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं तो वो चैरिटेबल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। बट द प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी इन जर्नल मीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सच कॉन्ट्रीब्यूशन in case the amount in aggregate in any financial year exceed 5% of average profits of last 3 immediately preceding financial year। अरे भाई साहब कितनी आसान चीज है, कितनी आसान। समझो मेरे बच्चे, लॉ मेकर यहां पे ये बोल रहा है कि कंपनी चाहे तो किसी भी चैरिटेबल फंड में पैसा डाल सकती है।
कंपनी चाहे तो किसी भी फंड में पैसा डाल सकती है, चैरिटेबल फंड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे, लेकिन अगर वो जो पैसा डाल रही है वो एक लिमिट से ऊपर है तो ओआर पास कर लेना। अगर जो पैसा तुम डाल रहे हो वो एक लिमिट से ऊपर है तो ओआर पास कर लेना। चले आगे 182 पे चले, 182 पे चले, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम 181 समझ रहे हो। जितनी बातें तुम कर रहे हो मुझे लगता तो नहीं है कि तुम 181 समझ रहे हो। तुम पागल हो गए हो। मुझे एक बात बताओ, दिमाग विमाग हिल चुका है तुम्हारा? नहीं पढ़ा जाता तुमसे? पेपर में आ गया फिर जो है क्राई करोगे तुम। इधर देखो, लॉ मेकर क्या कह रहा है कि अगर किसी कंपनी का बोर्ड चाहे तो क्या चैरिटेबल फंड्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है, हाँ या ना? बताओ पहले मुझे। चैरिटेबल फंड्स, ट्रस्ट जो लोगों की भलाई में काम करते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? यस और नो बता दो। क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? यस। द आंसर इज यस। अगर किसी कंपनी का बोर्ड चाहे तो वो चैरिटेबल फंड्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो क्या कर सकता है? चैरिटेबल फंड्स में कंट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन अगर ये जो कंट्रीब्यूशन है ये एक लिमिट से ऊपर जा रहा है तो आपको पहले ओआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? ओआर। अच्छा, कितनी लिमिट है? 5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। क्या है? 5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 preceding फाइनेंशियल ईयर। दोबारा क्या है? 5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जल्दी दोबारा 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years। समझ गए? अब मेरे को आओ पहले लिखवाती हूं फिर तुमसे सवाल करूंगी। आओ, यहां पे क्या कह रहा है लॉ मेकर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स may contribute to bona fide charitable funds prior permission of company in journal meeting, मतलब OR needed if contribution exceed 5% of average net profit of last 3 preceding financial year। बताओ क्या इसमें कुछ मुश्किल? एक सवाल पूछूं? एक सवाल पूछूं? करंट ईयर में कंपनी को लॉस है, क्या कंपनी चैरिटेबल फंड्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है? हाँ जी, कंपनी को करंट ईयर में लॉस है, परमिशन ऑफ कंपनी इन जर्नल मीटिंग। राइटिंग नहीं समझ आ रही क्या? आज तो इतनी मस्त राइटिंग है भाई, आज तो इतनी मस्त राइटिंग है, तुम्हें समझ नहीं आ रही? आइए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस साल कंपनी को लॉस है, इस साल कंपनी को क्या है? लॉस। क्या वो चैरिटेबल फंड्स में कंट्रीब्यूट कर सकती है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। जब तुमने अपना दिमाग लगाया है, इतिहास गवाह है कि सही होती हुई चीजें गलत हो गई। क्या बोला मैंने? जब तुमने अपना दिमाग लगाया है तो इतिहास गवाह है कि सही होती चीजें गलत हो गई। मुझे बताओ, यहां कहीं लिखा है कि कंपनी लॉस में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती? कहीं लिखा है ये बात? बताओ तुम, कहीं लिखा हो तो। नहीं, तुम बताओ कहीं लिखा हो तो कि लॉस हुआ है तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। क्यों लगा रहे हो दिमाग जब पता ही नहीं है?
मुझे एक बात बताओ, अरे लॉस हो गया तो नहीं करे, अरे बहन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा, वो लॉ मेकर क्या कह रहा है, बोर्ड तुझे करना है तू कर, हमें क्या। आप समझो मेरे बच्चे, 181 क्या कह रहा है, 181 क्या कह रहा है कि भाई तू कर अगर तुझे करना है तो, और अगर लिमिट से ज्यादा है तो ओआर पास करा लियो बस। अब अगर मान लो इस साल मेरी कंपनी को लॉस है, लिमिट के अंदर है तो कर देगा बोर्ड, लिमिट के बाहर है शेयर होल्डर्स ने बोल दिया कर दे, तो भाई कर लो ना, हमें क्या है। अब समझो, क्या यहां तक कोई दिक्कत, क्या यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल करो, कंपनी मना नहीं कर रखा ना मेरे बच्चे। चले आगे, चले आइए अगला सेक्शन 182। अच्छा 181 किसका है, जल्दी बोलो, 181 कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स, जल्दी बोलो फटाफट से फटाफट से फटाफट से। सेक्शन नंबर 181 क्या है मेरे बच्चे, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड्स, जल्दी। 182 पॉलिटिकल पार्टी, 183 नेशनल डिफेंस फंड। ये तीनों याद होने चाहिए मेरे बच्चे, ये तीनों याद होने चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट। आइए 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 181 जल्दी बताओ, 181 चैरिटेबल ट्रस्ट, 182 पॉलिटिकल पावर, 183 नेशनल डिफेंस फंड। चलो 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 फटाफट से, 181 चैरिटेबल फंड, 182 पॉलिटिकल पार्टी, 183 नेशनल डिफेंस फंड। चलो चलो चलो, ये तीनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, फटाफट से फटाफट से। 181 चैरिटेबल फंड, 182 पॉलिटिकल पार्टी, 183 कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड। चले आइए पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन। अब लॉ मेकर क्या कह रहा है, कंपनी चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी को जितना कंट्रीब्यूट करना उतना करे, हमें क्या, हमें क्या। आप समझो लॉ मेकर क्या कह रहा है, कंपनी जो है कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन जितना चाहे उतना दे सकती है, लेकिन 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 एक ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी है और एक ऐसी कंपनी जिसको बने हुए अभी तक 3 साल नहीं हुए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। आइए सुनना, हर कंपनी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन कर सकती है, फटाफट फटाफट फटाफट। हर कंपनी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन कर सकती है, दोबारा दोबारा दोबारा, हर कंपनी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन कर सकती है, लेकिन कौन सी कंपनी इस पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कंपनी और एक ऐसी कंपनी जिसको बने हुए 3 साल नहीं हुए। बताओ एक ऐसी कंपनी जिसको बने हुए अभी 3 साल नहीं हुए, क्या यहां तक क्लियर है। No such contribution shall be made unless a resolution authorizing is passed out at the meeting of board of director, and such a resolution shall be deemed to be justification in law for making contribution. लॉ मेकर कह रहे कंपनी कैसे करेगी, बोर्ड के थ्रू, बाय पासिंग बीआर, बाईपासिंग बीआर। क्या यहां तक क्लियर है। अब वो कह रहा भाई देखो तुमने डायरेक्टली वैसे दिए वो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, और अगर तुमने इनडायरेक्टली भी पैसे दिए हैं वो भी क्या माना जाएगा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। मतलब तुमने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करा दी, तुमने इलेक्शंस में हेल्प कर दिया, तुमने सीधा नहीं दिया पैसा, तुमने उल्टी उंगली से पैसा देने की कोशिश की है, तो उसे भी हम क्या मान लेंगे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। क्या मान लेंगे उसे भी, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। आइए ये लिखते हैं मेरे बच्चे बात, सेक्शन नंबर 182। आइए लिखिए, लॉ मेकर कह रहा है अ कंपनी बाय पासिंग बीआर कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू पॉलिटिकल पार्टीज। राइटिंग ठीक है रजे, टू पॉलिटिकल पार्टीज, राइट, ठीक है। अ गवर्नमेंट कंपनी और अ कंपनी in existence for less than 3 financial years
ये लोग पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। बच्चे पढ़ लो प्लीज। उसके बाद वो कह रहा है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब एडवर्टीजमेंट करा दी या पेम्पलेट्स बंटवा दिए। विल ऑल्सो बी डीम्ड एज पॉलिटिकल पार्टी कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड कंपनी को जितना अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन में देगी वो उसको अपने P&L अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो तो आप या तो अकाउंट पे ही चेक से करोगे और बैंक ड्राफ्ट से करोगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से करोगे। ये लिख लो, फिर मैं आपको और लिखवाती हूँ। हाँ, ये लिख लो, फिर मैं आपको ये समझा दूंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स or any person exercising power of directors or company in general meeting contribute any amount to National Defense Fund or other fund approved by CG for purpose of national defense एंड आप इसको डिस्क्लोज करोगे अपने P&L अकाउंट में। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग एक बार ये लिख के मुझे डन भेजो, फिर आपको सब समझाती हूँ। मेरे बच्चे अभी मैंने क्या बोला कि समझा रही हूँ। एक बार ये लिख लो, मैं आपको समझाती हूँ दोबारा। डीम्ड है, ये बीम्ड नहीं है, ये डीम्ड है, ठीक है। ये इसको ठीक कर लेना, दिस इज डीम्ड। अभी आपको समझा रही हूँ मेरे बच्चे, ये आपको लिखवा दिया। आइए एक बार लिख कर नोटेड भेज दो। 4th पॉइंट, 1st, 2nd, 3rd, 4th, कंपनी जो अमाउंट पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन में देगी उसे P&L अकाउंट में डिस्क्लोज करेगी। एक बार लिखकर डन भेजो, फिर मैं आपको समझा रही हूँ एकदम अच्छे से, शांति से। हाँ, मैं एक बार साइड में तभी बैठ गई हूँ कि आप एक बार इसको पूरा लिख लो। मेक श्योर टू राइट इट। चले चले मेरे बच्चे, आइए
समझो समझो समझो, आइए आइए आइए, देखो सेक्शन 181 क्या बात बोलता है कि कंपनी किसी चैरिटेबल फंड में कंट्रीब्यूट कर सकती है, ठीक है। 182 बात बोलता है कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी कंट्रीब्यूशन दे सकती है, पर एक गवर्नमेंट कंपनी और एक ऐसी कंपनी जिसको बने हुए अभी 3 साल नहीं हुए, वो पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती। आप डायरेक्टली कर रहे हो तो भी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन मानेंगे, आप इनडायरेक्टली कर रहे हो यानी आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, पैम्पलेट दे रहे हो, तो भी उसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मानेंगे। उसके बाद जो भी अमाउंट आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करेंगे वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज कर लेंगे। और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या तो आप अकाउंट पे ही चेक के थ्रू करेंगे, या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू करेंगे। इन तीनों के अलावा किसी भी मीडियम से आप पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। उसके बाद कोई भी कंपनी नेशनल डिफेंस फंड में कितना भी पैसा डाल सकती है। समझो, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डाल सकता है, कंपनी जनरल मीटिंग में ओआर पास करके डाल सकती है, कोई भी इंसान जो बोर्ड की पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो, चाहे कहीं भी मना भी क्यों ना किया हो। क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट में कुछ ना लिखा हो, एमओए में कुछ ना लिखा हो, उसके बावजूद भी कंपनी चाहे तो नेशनल डिफेंस फंड में या कोई ऐसा फंड जो सीजी ने अप्रूव किया है नेशनल डिफेंस के लिए, उसमें पैसा डाल सकती है। और ये बात कंपनी को अपनी P&L में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? सबने लिख लिया? आ जाऊं मैं वापस गाइस? चलें आगे, चले आइए, चले 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 आइए 183 करा रही हूं। 183 सिंपल है, नेशनल डिफेंस फंड। वो कह रहा है कोई भी कंपनी, समझो उसकी एमओए में लिखा हो ना लिखा हो, एओए में लिखा हो ना लिखा हो, कोई भी कंपनी के डायरेक्टर्स, या डायरेक्टर्स नहीं, वो कंपनी जर्नल मीटिंग में ओआर पास करके कितना भी अमाउंट नेशनल डिफेंस फंड में डाल सकती है। नेशनल डिफेंस फंड में डाल सकती है, या कोई ऐसा फंड विच इज अप्रूव्ड बाय सीजी फॉर नेशनल डिफेंस, उसमें डाल सकती है। बच्चे कंपनी लॉ की लास्ट क्लास आने वाली है और तुम लोग पूछ रहे हो मैम नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब। बच्चे नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब बाकी सब गया भाड़ में, एओए भाड़ में गया। देखो पूरे कंपनीज एक्ट में हम पढ़ते हुए आए हैं कि आपको एओए, एमओए, कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। 183 बोलता है कंपनीज एक्ट भाड़ में गया, एओए भाड़ में गया, एमओए भाड़ में गया। कोई भी कंपनी के डायरेक्टर्स, कोई भी कंपनी के अदर पर्संस हु आर एक्टिंग एज डायरेक्टर्स, या कोई भी कंपनी जर्नल मीटिंग में ओआर पास करके कितना भी अमाउंट नेशनल डिफेंस फंड में डाल सकती है, बट उसे सिर्फ एक बार डिस्क्लोजर दे देना अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बताओ क्लियर हो गया या नहीं? एक बार रिवाइज करें, एक बार रिवाइज करें। आइए 181, 182, 183 एक बार रिवाइज करते हैं। 181 क्या कहता है मेरे बच्चे? जल्दी बताइए। 181 क्या कहता है? आप जो है चैरिटेबल फंड्स में कंट्रीब्यूट करो, लेकिन अगर एक्सीड करा 5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर तो ओआर पास करा लो। ये दो बातें बोलता है। 182 बोलता है पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन करो बीआर पास करके, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गवर्नमेंट कंपनी है या जिस कंपनी को बने हुए 3 साल नहीं हुए वो कंपनी नहीं कर सकती, करोगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा। P&L में डिस्क्लोजर दे देना, अकाउंट पे ही चेक से करोगे, बैंक ड्राफ्ट से करोगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से करोगे। 183 क्या बोलता है? कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसका डायरेक्टर हो गया, कोई भी पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ डायरेक्टर, वो कंपनी जनरल मीटिंग में ओआर पास करके क्या कर सकती है? नेशनल डिफेंस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकती है। बस ये बात P&L में डिस्क्लोज करनी है। ये बात कहां डिस्क्लोज करनी है? P&L में डिस्क्लोज करनी है। बताओ, इफ एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? मैम iOS आए नहीं है बच्चे, आई डोंट नो, मैंने कल ही फॉरवर्ड कर दिए थे। कौन से ग्रुप की बात करो एक बार मुझे बताना।
मैम अगर कंपनी के लास्ट 5 ईयर से लॉस ही हो रहा है तो कर सकती है, यस। किसकी अप्रूवल ले ले? ओआर पास करा ले। मैम मीन्स केएमपी, नहीं, डिन इज नॉट पेंडिंग, डिन इज नॉट पेंडिंग, डिन इज नॉट रेलिवेंट फॉर यू, ये तो मैं आपको ऐसे ही करा रही हूँ। डिन इज नॉट पेंडिंग, ठीक है, केएमपी मैं आपको करा दूंगी। एंड 185 टू 195 इज ऑल्सो नॉट पेंडिंग। 191 से लेकर 5 तक, इनफैक्ट 189 से लेकर के आप लोगों के लिए बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं है। तो आप लोगों के 2-3 सेक्शंस पेंडिंग है, जिनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास जो है आजकल मैं कैसे ना कैसे स्केड्यूल करूंगी, ठीक है। जैसे जिसमें मैं आपको 185, 186 बेसिकली मुझे आपको एंड 181 मुझे बेसिकली ये 3 सेक्शंस आप लोगों को और करवाने हैं, ठीक है। तो या तो हम इसको कल की क्लास में कर लेंगे या फिर आई विल बी अरेंजिंग अ स्पेशल क्लास फॉर यू ऑल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो जेन्युइनली बताओ। आज हमने 169 किया, फिर स्पेशल नोटिस वाला सेक्शन किया, उसके बाद फिर हमने 160 किया, फिर 181, 182, 183 किया। बताओ पक्का पक्का क्लियर है गाइस? रिफ्रेश करें। मैम एमओए में लिखा है पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन एंड डिफेंस, नहीं देखो पॉलिटिकल पार्टी तो आप तब भी नहीं कर सकते हो, बट नेशनल डिफेंस फंड आप तब कर सकते हो। वो कह रहा सब कुछ गया भाड़ में, सब कुछ गया भाड़ में, आप नेशनल डिफेंस फंड में कभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है गाइस, ठीक है। आई होप यहां तक सब मेरे साथ है, आई होप एवरीवन इज विद मी, पक्का पक्का। चलिए एक बार आ जाइए। आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर होगी। ज्यादा बच्चे टेंशन मत लिया करो, जो भी आपको कराया जा रहा है बस उस पर फोकस रखो। मैराथन ऑलमोस्ट हो चुकी है, डायरेक्टर्स की आ जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, मैं आप लोगों के साथ हूं, ठीक है। आइए आज मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। बच्चे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आप लोगों के साथ हूं, मुझ पर विश्वास रखो। पेपर से पेपर तक आपको बिना प्रिपेयर या बिना एक भी चीज छुड़वाए, मतलब एक भी चीज छुड़वा के हम नहीं जाने देंगे। बाय बाय रजे, आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।